हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ आईएएस। दोस्तों, मैं आपके सामने आज यहाँ प्रेजेंट कर रही हूँ विजन आईएएस की पीटी 365 2022 की, जो कि पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन की है, उसका पार्ट 11। तो आइए शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। दोस्तों, आज जो हेड टॉपिक है वो इलेक्शंस का है और सबसे पहला जो हम जानेंगे वो जानेंगे इलेक्शंस लॉज अमेंडमेंट बिल के बारे में। दोस्तों, न्यूज में क्यों रहा वो आपको मैं बताती हूँ। तो न्यूज में रहने की वजह यह है कि इलेक्शन लॉज अमेंडमेंट बिल 2021 को पास किया गया पार्लियामेंट के द्वारा। कुछ बातें हम बिल के बारे में जान लेते हैं। देखिए, ये बिल अमेंड करता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 को और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 को, ताकि इंप्लीमेंट करी जा सके कुछ इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। तो आप कहेंगे मैम ये 50 और 51 इन दोनों के बारे में थोड़ी बातें बताइए। देखिए, जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 है, ये प्रोवाइड करता है एलोकेशन ऑफ सीट्स को इन एंड डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज को इलेक्शंस के लिए टू द हाउस ऑफ द पीपल, दैट इज लोकसभा एंड लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट्स में। ठीक है, मतलब जो स्टेट लेजिस्लेचर में होता है। दूसरा, क्वालिफिकेशन ऑफ वोटर ऐसे इलेक्शन के लिए और प्रिपरेशन इलेक्टोरल रोल्स का वगैरह वगैरह। उसके साथ 1951 वाला जो आरपी एक्ट है वो यहाँ पे प्रोवाइड करता है कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस ऑफ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट और साथ में टू द हाउस और हाउस ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ ईच स्टेट, साथ में क्वालिफिकेशंस और डिसक्वालिफिकेशंस फॉर मेंबरशिप ऑफ दोज हाउसेस और साथ में करप्ट प्रैक्टिसेस या दूसरे कुछ भी ऑफेंसेस एट और इन कनेक्शन विद सच इलेक्शंस और वगैरह वगैरह। तो काफी चीजें इसके अंदर आती हैं। अब जो आपके दिमाग में आया होगा वो मैं आपको बताती हूँ कि आखिरकार क्या बदलाव को, कौन से चेंजेस को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है। आते हैं यहाँ पे, अच्छे से आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। देखिए, सबसे पहले मैं आपको एरिया बताऊंगी क्या है, एग्जिस्टिंग प्रोविजन और चेंजेस क्या लाए गए हैं। तो एरिया है लिंकिंग इलेक्टोरल रोल डेटा विद आधार, इलेक्टोरल रोल के डेटा को आधार के साथ में लिंक करना बाय अमेंडमेंट ऑफ सेक्शन नंबर 23 ऑफ द आरपी एक्ट 1950 के अंदर। तो क्या है एग्जिस्टिंग प्रोविजन? अभी के लिए 1950 का जो एक्ट है ये प्रोवाइड करता है कि एक पर्सन अप्लाई कर सकता है इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर के लिए और अपना नाम मतलब कह सकते हो ना, अपने जो, अगर आप उसके अपने नाम को इंक्लूड कराना है इलेक्टोरल रोल में कॉन्स्टिट्यूंसी के, तो वो इंसान इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर के पास यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। अच्छा, आफ्टर वेरिफिकेशन, जब पूरा वेरिफिकेशन हो जाएगा उसके बाद अगर ऑफिसर सेटिस्फाई होता है तो एप्लीकेंट एंटाइटल है रजिस्ट्रेशन के लिए और इसको डायरेक्ट कर दिया जाएगा, इसकी जो एप्लीकेंट्स का नाम है, कि भाई आप ये इसको इंक्लूड करा सकते हैं इलेक्टोरल रोल के अंदर। क्या बदलाव आएंगे? बदलाव पहला ये है कि इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर may require a person to furnish आधार नंबर, अपना आधार नंबर ये दे फॉर एस्टैब्लिशिंग देयर आइडेंटिटी। दूसरी बात, अगर इनका नाम ऑलरेडी इलेक्टोरल रोल में है तो आधार नंबर की जरूरत पड़ेगी ऑथेंटिकेशन के लिए ऑफ एंट्रीज इन द रोल। और यहाँ पे पर्सन को मना नहीं किया जा सकता इलेक्टोरल रोल में अपना यहाँ पे इंक्लूड करने से या उनके नाम को डिलीट करने से फ्रॉम द रोल इफ दे आर अनेबल टू फर्निश आधार नंबर ड्यू टू सफिशिएंट कॉज एज प्रिस्क्राइब्ड, है ना। तो ऐसा नहीं है कि अगर मान लो वो नहीं दे पाए आधार नंबर तो उनका नाम हटा देंगे इंक्लूड, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो ऐसे इंसान को परमिट है कि अगर आपके पास कोई ऑल्टरनेटिव डॉक्यूमेंट भी है जो सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है वो भी आप दे सकते हो। ठीक है। दूसरा एरिया, क्वालिफाइंग डेट फॉर एनरोलमेंट इन इलेक्टोरल रोल बाय अमेंडमेंट ऑफ क्लॉज बी ऑफ सेक्शन 14 ऑफ द आरपी एक्ट 1950। तो इसके अंदर एग्जिस्टिंग प्रोविजन क्या है कि 1950 एक्ट के तहत अभी जो क्वालिफाइंग डेट है एनरोलमेंट के लिए इलेक्टोरल रोल के अंदर वो जनवरी 1 है ऑफ द ईयर, जिसमें ऐसे रोल को जो है वो प्रिपेयर या रिवाइज किया जाता है। ये इंप्लाई करता है एक इंसान को जिसकी उम्र 18 साल हो गई हो, मतलब एलिजिबिलिटी हो गई होती है उसकी वोट करने के लिए आफ्टर जनवरी 1
और ऐसा इंसान एनरोल कर सकता है इलेक्टोरल रोल में ओनली व्हेन द रोल इज प्रिपेयर्ड या फिर रिवाइज्ड नेक्स्ट ईयर। लेकिन अभी बदलाव ये आया है कि बिल अमेंड करता है इस टाइम को 4 क्वालिफाइंग डेट्स के लिए, सिर्फ जनवरी 1 नहीं होगी, अब यहाँ पे जनवरी 1, अप्रैल 1, जुलाई 1 और अक्टूबर 1 भी होगी। तीसरा एरिया बात करते हैं जनरल न्यूट्रल प्रोविजंस के बारे में। तो इसमें बाय अमेंडमेंट ऑफ सेक्शन 20 ऑफ द आरपी एक्ट 1950 एंड सेक्शन 60 ऑफ द आरपी एक्ट 1951। अभी की प्रोविजंस ये हैं कि 1950 का एक्ट परमिट करता है कुछ पर्सन्स को जो ऑर्डिनरी रेसिडेंट्स हैं कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर कि वो अपना इलेक्टोरल रोल रजिस्टर कर सकते हैं, और ऐसे पर्सन्स के अंदर वो सारे भी हैं जो सर्विस क्वालिफिकेशन को होल्ड करते हों, जैसे कि मेंबर्स हो गए आर्म फोर्सेस के या सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज हो गए जो इंडिया के बाहर पोस्टेड हैं। वाइफ जो ऐसे लोगों की हैं, इनको भी है कि उनको आर ऑल्सो डीम टू बी ऑर्डिनरली रिसाइडिंग इन द सेम कॉन्स्टिट्यूएंसी अगर ये इनके साथ रहती हैं तो। उसके बाद 1951 का एक्ट इनेबल करता है वाइफ को, यहाँ पे जो पर्सन है उसकी होल्डिंग अ सर्विस क्वालिफिकेशन, कि वो वोट कर सकती है इधर इन पर्सन और बाय पोस्टल बैलेट। चेंजेस क्या लाए जा रहे हैं? चेंजेस हैं कि बिल रिप्लेस करता है इस टर्म वाइफ को विद द स्पाउस इन बोथ द एक्ट्स। ठीक है, मतलब पार्टनर हो। वाइफ का मतलब तो सिर्फ बीवी हो गई ना, तो यहाँ स्पाउस कह रहे हैं कि बीवी हो, पति हो, जो भी पार्टनर हो उसका। उसके बाद नेक्स्ट एरिया है रीक्वेश्चनिंग ऑफ प्रीमाइसेस फॉर इलेक्शन पर्पसेस। देखिए एग्जिस्टिंग प्रोविजंस क्या है? एग्जिस्टिंग प्रोविजन ये है कि 1951 का एक्ट परमिट करता है स्टेट गवर्नमेंट को कि वो रिक्विजिशन कर सकती हैं प्रीमाइसेस को, है ना, जिसकी जरूरत है या लाइकली टू बी नीडेड फॉर बीइंग यूज्ड एज पोलिंग स्टेशंस, या फिर स्टोर करने के लिए बैलेट बॉक्सेस को आफ्टर द पोल हैज बीन कंडक्टेड। लेकिन यहाँ जो चेंजेस हैं वो ये है कि बिल यहाँ पे एक्सपांड करता है पर्पस फॉर विच ऐसी प्रीमाइसेस को यहाँ पे रिक्वेश्चन किया जा सकता है ना। अब यहाँ पे इसके अंदर देखिए कई चीजें आती हैं, जैसे कि दिस इंक्लूड यूजिंग प्रीमाइसेस फॉर काउंटिंग। ठीक है, ये जो है इसके अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं वो ये कहते हैं कि भाई प्रीमाइसेस को जो है वो यूज किया जा सकता है आपका काउंटिंग के लिए। ओके, और यहाँ पे स्टोरेज के लिए वोटिंग मशीन्स की, पोल रिलेटेड मटेरियल के लिए वगैरह, एंड अकोमोडेशन के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस वगैरह की। ठीक है, सिक्योरिटी फोर्सेस वगैरह की। अच्छा एक चीज मैं आपको बता दूं, कई सारे लोग होंगे ना कि मतलब जो है वो सोच रहे होंगे ये जो वर्ड्स आप मैम बोल रही हैं, है ना, इसका मतलब हमें नहीं पता, रिक्विजिशन का मतलब नहीं पता। रिक्विजिशन का मतलब देखिए जो है ना वो होता है कि मतलब ऐसे समझिए आप इसको कि एन ऑफिसर ऑर्डर लेइंग क्लेम टू द यूज ऑफ प्रॉपर्टी, है ना, ऐसा कह लीजिए। ओके, तो इतनी बातें हमने यहाँ पे करी। उसके बाद तो यहाँ तक हमने करी ना कि मान लीजिए सिक्योरिटी फोर्सेस रह रहे हैं या पोलिंग पर्सनल रह रहे हैं। अब आगे बढ़ेंगे और कुछ बातें हम इंडियन इलेक्टोरल सिस्टम के बारे में जानेंगे, है ना। यहाँ पे स्क्रीन पे ही है, मोस्ट ऑफ द चीजें तो आप पीडीएफ वाले देख ही सकते हो, कोई चिंता की बात नहीं है। तो आर्टिकल नंबर 324 से 329 तक के लिए पार्ट नंबर 15 में हमारे संविधान के इलेक्शन से डील करा जाता है। ये कुछ फीचर्स हैं इंडियन इलेक्टोरल सिस्टम के, आपको बताती हूँ। देखिए इलेक्शंस किए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, कि जो भी भारतीय नागरिक है उसकी उम्र 18 साल से कम नहीं है, वो रजिस्टर कर सकते हैं वोटर के तौर पे इलेक्टोरल रोल में इंडिया के अंदर। यहाँ पे कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स या किसी ऐसी चीज के बेसिस पे। दूसरी बात, यहाँ पे प्रोविजन है रिजर्वेशन ऑफ सीट्स की भी। शेड्यूल कास्ट के लिए 84 सीट्स और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए 47 सीट्स हैं लोकसभा के अंदर और असेंबलीज के अंदर स्टेट और यूटीज की। कॉन्स्टिट्यूएंसीज को डीलिमिट करा जाता है विद द हेल्प ऑफ अ डीलिमिटेशन कमीशन, मतलब एरिया बाउंड्री जो चेंज होती है ना इलेक्शन टू इलेक्शन, तो ये एक डीलिमिटेशन कमीशन का काम होता है। बट जो नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज है इनको नहीं बदला जाता, ठीक है ना, और मतलब ऐसे नहीं आगे नहीं बदला जाएगा, ये फिक्स है, ये फिक्स है फॉर द ईयर 2026 तक नहीं बदला जा सकता है। उसके बाद वोटिंग जो होती है वो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम के थ्रू होती है इन केस ऑफ लोकसभा इलेक्शन, और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू होती है इन केस ऑफ राज्यसभा इलेक्शन। और लास्ट में पॉलिटिकल पार्टीज आर एन इंडिस्पेंसिबल पार्ट ऑफ द इलेक्टोरल प्रोसेस। आगे बढ़ते हैं।
और नेक्स्ट बात करते हैं हम दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और कुछ रिलेटेड न्यूज के बारे में जानते हैं। देखिए, इलेक्शन कमीशन ने यहाँ पे इनहांस करा है, मतलब बढ़ाया है जो एग्जिस्टिंग अभी का जो इलेक्शन एक्सपेंडिचर की लिमिट है फॉर कैंडिडेट्स इन द पार्लियामेंट्री एंड असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज के लिए। इसकी वजह क्या बताई है? वजह बताई है कि देखिए, नंबर ऑफ इलेक्टर्स बढ़े हैं, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स भी बढ़ाई है और कई सारी और वजह। तो अब कितनी बढ़ाई है? देखिए, एक्सपेंडिचर लिमिट जो लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज के लिए है उसे 70 लाख से बढ़ा के 95 लाख कर दिया गया है बिगर स्टेट्स में, और 54 लाख से बढ़ा के 75 लाख कर दिया गया है स्मॉलर स्टेट्स में। असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज के लिए इस लिमिट को 28 लाख से बढ़ा के 40 लाख कर दिया गया है बिगर स्टेट्स में, वही जगह 20 लाख से बढ़ा के 28 लाख कर दिया गया है स्मॉलर स्टेट्स में। उसके साथ अच्छा, ये न्यूज़ तो पुरानी है लेकिन इससे रिलेटेड बैकग्राउंड कुछ आपको बताती हूँ। हुआ क्या था, ये इलेक्शन कमीशन ने ना पंजाब असेंबली पोल्स को थोड़ा पोस्टपोन कर दिया था। ये पुरानी न्यूज़ है लेकिन जो मेन बैकग्राउंड है वो समझिएगा क्या है। तो उस समय पोस्टपोन इसलिए किया था क्योंकि गुरु रविदास जयंती के चलते करा था, उसके सेलिब्रेशन के चलते करा था। तो मेन जो बेसिक स्टैटिक बात बनती है वो ये बनती है कि क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ऐसे पोस्टपोन कर सकती है किसी भी पोल्स को? तो देखिए, सेक्शन नंबर 153 जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 का है, उसके चलते ईसीआई टाइम को एक्सटेंड कर सकती है फॉर कंप्लीटिंग एन इलेक्शन। हालांकि ऐसा जो एक्सटेंशन किया जा रहा है वो डेट ऑफ नॉर्मल डिसोल्यूशन या टर्म ऑफ हाउस जो है उसके आगे नहीं जाना चाहिए, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो स्टेट असेंबली हो। और टर्म ऑफ हाउस जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी के टाइम पे ही बढ़ाया जा सकता है अगर यहाँ पे डिक्लेयर किया जाए पार्लियामेंट के द्वारा। तो आप कहेंगे कि मैम इमरजेंसी किस तरह की? तो इसके लिए भी यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन ने सिर्फ दो तरह की सिचुएशन में इमरजेंसी बोली है। पहला, कोई वॉर हो गई हो, या दूसरा ब्रेकडाउन हुआ हो लॉ एंड ऑर्डर का। तो ये हमने इलेक्शन लॉस अमेंडमेंट बिल की पूरी तरह से जानकारी ले ली। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो है एंटी डिफेक्शन लॉ। न्यूज में क्यों रहा? देखिए, कैलकाटा हाई कोर्ट ने यहाँ पे वेस्ट बंगाल असेंबली स्पीकर को एक डेडलाइन दी कि आप पास करें ऑर्डर इन द डिफेक्शन। तो अब आप कहेंगे कि मैम ये डिफेक्शन क्या बोल दिया आपने? तो व्हाट इज डिफेक्शन? डिफेक्शन का मोटा मोटा मतलब ये होता है कि अ प्रैक्टिस ऑफ फ्लोर क्रॉसिंग बाय अ मेंबर ऑफ वन पॉलिटिकल आउटफिट टू अनदर। इसको कॉमनली हॉर्स ट्रेडिंग भी बोलते हैं। आप कहेंगे मैम अभी भी बहुत टफ लग रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे बताती हूँ। सपोज करिए कोई एमपी है लोकसभा का और वो पॉलिटिकल पार्टी ए से बिलोंग करता है और उसने ज्वाइन कर ली पॉलिटिकल पार्टी बी। तो ये कहा जाएगा टू दे हैव डिफेक्टेड, एंड इसलिए उनको जो भी उस समय प्रिवेलेंट एंटी डिफेक्शन प्रोसीडिंग्स होंगी वो उनके खिलाफ होंगी। तो दोस्तों, कुछ बातें हम यहाँ पे अब एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में जानेंगे। देखिए, संविधान के अंदर अमेंड करके कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो 52nd था, ठीक है, 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से यहाँ पे 10th शेड्यूल को डाला गया और इस 10th शेड्यूल के अंदर ही प्रोविजन है कि भाई हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को या स्टेट लेजिस्लेचर को ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। तो आप कहेंगे ठीक है मैम, हम इतनी बात समझ गए। तो आप थोड़ा सा बताइए कि जो डिस्क्वालिफिकेशन है, ठीक है, तो वो डिस्क्वालिफिकेशन ये किस ग्राउंड पे होगी, है ना? क्या क्या वजह हो सकती है? देखिए, एक मेंबर ऑफ हाउस अगर बिलोंग करता है किसी पॉलिटिकल पार्टी से और वो डिस्क्वालिफाइड हो जाता है फॉर बीइंग अ मेंबर ऑफ हाउस अगर वो अपनी मर्जी से, मतलब वॉलंटरी अपनी मेंबरशिप दे दे उस पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी की। दूसरे नंबर पे, इफ ऐसा कुछ होता है कि पॉलिटिकल पार्टी कहती है कि भाई इनको इनको वोटिंग करनी है, इस पे वोटिंग करनी है मुद्दे पे, और पॉजिटिव नेगेटिव जो भी चीजें हैं वोटिंग जिस तरह से भी करनी है, और वो मान लीजिए उसके ऑपोजिट वोट कर दे या मना कर दे वोट करने से, तो भी वो डिस्क्वालिफाइड हो सकता है अगर ये सब वो कर रहा है विदाउट द प्रायर परमिशन ऑफ सच पॉलिटिकल पार्टी।
एंड ऐसा जो एक्ट है हैज नॉट बीन कंडेम्ड बाय अ पॉलिटिकल पार्टी विद इन 15 डेज। तीसरा, कोई इंडिपेंडेंट मेंबर है हाउस का, वो तब डिस्क्वालिफाइड हो सकता है टू रिमेन अ मेंबर ऑफ हाउस अगर वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लेता है आफ्टर सच इलेक्शन। उसके बाद अगर कोई नॉमिनेटेड मेंबर है, सबको समझिएगा, अगर कोई नॉमिनेटेड मेंबर है हाउस का तो वो डिस्क्वालिफाइड तब हो सकता है फॉर बीइंग अ मेंबर ऑफ द हाउस अगर ये किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर ले। कब कब? जब से उसने सीट ली है उसके 6 महीने की एक्सपायरी के बाद अगर वो ज्वाइन कर ले तो भी ये डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। अब आप कहेंगे मैम क्या कोई एक्सेप्शन भी होता होगा ऐसे केसेस में? कोई, हमने तो सुना है कि भाई कई सारे एक्सेप्शंस भी होते हैं। जी बिल्कुल, डिस्क्वालिफिकेशन के रिस्क के बिना भी यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी को लेजिस्लेटर चेंज कर सकते हैं। कैसे? अगर मान लीजिए कोई लॉ अलाउ करता है पार्टी को कि वो पार्टी मर्ज कर सकती है दूसरी पार्टी के साथ में, लेकिन इसमें एक कंडीशन है। कंडीशन ये है कि 2/3 दैट इज 2/3 जो उसके लेजिस्लेटर है वो ऐसे मर्जर के फेवर में हो। दूसरी बात कि अगर जो पर्सन है वो इलेक्ट किया गया है स्पीकर के तौर पे लोकसभा का या चेयरमैन के तौर पे राज्यसभा का, तो ये रिजाइन कर सकते हैं अपनी पार्टी से और रिज्वाइन कर सकते हैं पार्टी को एक बार ये डिमिट करते हैं जब पोस्ट को तब। और तीसरी बात, ये बात यहां समझिएगा कि जो प्रोविजन है 10th शेड्यूल की पर्टेनिंग टू एग्जेम्पशन फ्रॉम द डिस्क्वालिफिकेशन इन केस ऑफ स्प्लिट अगर हो जाए, अगर यहाँ पे स्प्लिट हो जाए बाय 1/3 members of legislature party has been deleted by the 91st Amendment Act of 2003। मतलब एक और बात ये थी कि एक प्रोविजन थी 10th शेड्यूल के अंदर, उसमें ये था कि एक्सेप्शन ये था कि डिस्क्वालिफिकेशन से एग्जेम्प्ट तब भी हो जाओगे मान लीजिए कि जो स्प्लिट हो जाती है 1/3 मेंबर्स की लेजिस्लेचर पार्टी की, लेकिन इस चीज को डिलीट कर दिया गया 91st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2003 के माध्यम से। उसके बाद डिसाइडिंग अथॉरिटी कौन होगा? देखिए कोई भी सवाल अगर उठता है डिस्क्वालिफिकेशन को लेके आउट ऑफ डिफेक्शन, तो डिसाइड करेंगे प्रिसाइडिंग ऑफिसर हाउस के। मतलब यहाँ पे समझ गए आप दोनों में क्या बात चल रही है। चेयरमैन अगर राज्यसभा है, स्पीकर अगर लोकसभा है। अब रूल मेकिंग पावर की बात करते हैं। देखिए प्रिसाइडिंग ऑफिसर हाउस के इनके पास पावर होती है कि ये रूल्स वगैरह बना सकते हैं टू गिव अफेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ द 10th शेड्यूल। तो अब एक बात ये उठती है कि किस तरह से हाउ हैज द लॉ बीन इंटरप्रेटेड बाय द कोर्ट्स व्हाइल डिसाइडिंग ऑन द रिलेटेड मैटर्स। देखिए किस तरह से यहाँ पे कोर्ट इंटरप्रेट करते हैं जब इस रिलेटेड मैटर से डील करते हैं। तो इंटरप्रेशन ऑफ द फ्रेज जो मैंने बताया ना पहला कि वॉलंटरी गिव्स अप हिज मेंबरशिप, मतलब अपनी मर्जी से अपनी मेंबरशिप दे रहे हैं। तो जो फ्रेज है इसका वाइडर कैनोटेशन है दैन रेजिग्नेशन, मतलब सिर्फ रेजिग्नेशन तक बात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रेट करा कि इन द एब्सेंस ऑफ फॉर्मल रेजिग्नेशन बाय अ मेंबर द गिविंग अप ऑफ मेंबरशिप कैन बी इन्फर्ड बाय हिज कंडक्ट। मतलब समझे कि एक तो हो गया कि मेंबर ने रेजिग्नेशन दे दिया तो उसने अपनी मर्जी से यहाँ पे अपनी मेंबरशिप दे दी, और दूसरा और भी चीजें हैं। मान लीजिए फॉर्मल नहीं दिया रेजिग्नेशन, तो मेंबर्स जो पब्लिकली एक्सप्रेस करें ऑपोजिशन अपनी पार्टी का या सपोर्ट कर रहे हो दूसरी पार्टी को, तो भी समझा जाएगा कि ये रिजाइन कर चुके हैं, ऐसा समझिएगा। अभी आपको याद है नहीं है और आपको नॉलेज है नहीं है कि मैं आपको बताती हूँ कि यूपी के अंदर जब इलेक्शन हो रहे थे तो एक मेंबर थे जिन्होंने काफी कुछ कैंपेनिंग करी थी दूसरे पॉलिटिकल पार्टी के तरफ से। उनको भी, हालांकि वो तब तक नहीं बने थे लेकिन तब भी उनको जो है पहले ही कर दिया गया था। अच्छा, दूसरी बात, डिसीजन जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर का है ये सब्जेक्ट है जुडिशियल रिव्यू का, इस बात को याद रखिएगा। देखिए लॉ जो है वो इनिशियली स्टेट करता है जो डिसीजन है प्रिसाइडिंग ऑफिसर का इज नॉट सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू ना। स्टार्ट मतलब इनिशियली तो ये कहता है कि जो भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर का डिसीजन होगा वो जुडिशियल रिव्यू के अंदर नहीं आता है, लेकिन दिस कंडीशन वाज स्ट्रक डाउन बाय द सुप्रीम कोर्ट, है ना। ये बात बाद में बदली जब यहाँ पे किल्होतो होलोहन केस हुआ था 1992 का। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ करा कि आप अब अपील कर सकते हो अगेंस्ट द प्रिसाइडिंग ऑफिसर डिसीजन इन द हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट में। हालांकि
इन्होंने ये भी कहा था उस समय कि देयर में नॉट बी एनी जुडिशियल इंटरवेंशन अंटिल द प्रिसाइडिंग ऑफिसर गिव्स हिज ऑर्डर। अब यहाँ पे टाइम लिमिट जो होती है जिसके अंदर यहाँ पे प्रिसाइडिंग ऑफिसर को डिसाइड करना होता है। देखिए इस लॉ के अंदर कोई भी इस टाइम लिमिट नहीं है प्रिसाइडिंग ऑफिसर के लिए कि वो डिसाइड करें इस पर्टिकुलर टाइम लिमिट के लिए डिस्क्वालिफिकेशन प्ली जब से उनको दी गई है। कोर्ट्स ने एक्सप्रेस किया कंसर्न अबाउट द अननेसेसरी डिले जो कि होती है ऐसी पिटिशंस को डील करने में, डिसाइड करने में। तो हाई कोर्ट ने डायरेक्ट करा स्पीकर्स को टू रूल ऑन डिस्क्वालिफिकेशन पिटिशन इफ दे डू नॉट डू दिस विद इन द रीजनेबल टाइम। तो ये तो हमने बात बहुत ही डिटेल से करी एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर। न्यूज में क्यों रहा? देखिए एडीआर की रिपोर्ट के हिसाब से 4 नेशनल पार्टीज, 8 में से 4 नेशनल पार्टीज जिनका जो मैं यहाँ लिख देती हूँ ज्यादा सही है ना, आउट ऑफ 8 यहाँ पे जो 4 नेशनल पार्टीज हैं दैट इज बीजेपी, आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस, एआईटीसी और एनसीपी, इन्होंने कलेक्ट करा 62.92%। अगर हम फिगर्स में बताएं तो 2993.826 करोड़ रुपीस टोटल इनकम का फ्रॉम डोनेशंस थ्रू इलेक्टोरल बॉन्ड्स बाय फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2019-20। तो आप कहेंगे कि मैम बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक आपने बोल दिया इलेक्टोरल बॉन्ड्स का, वो आप मुझे जरा बता दीजिए। देखिए दोस्तों यहाँ पे इलेक्टोरल बॉन्ड क्या होते हैं पहले आपको ये बताती हूँ। देखिए एक इंटरेस्ट फ्री फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है फॉर मेकिंग एनॉर्मस डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टीज, है ना, रिजेंबल्स अ प्रॉमिसरी नोट। अब कौन परचेस कर सकता है इन सारे बॉन्ड को? अगर आप भारतीय नागरिक हैं या बॉडी इनकॉर्पोरेटेड है हमारे देश भारत के अंदर। अच्छा, कितने कितने रुपए के होते हैं? 1000, 10,000, 1 लाख, 1 मिलियन, 10 मिलियन, इन सब के परचेस करे जा सकते हैं फ्रॉम द सिलेक्टेड ब्रांचेस ऑफ द एसबीआई दैट इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो कब ये बॉन्ड्स खरीदे जाते हैं? ये अवेलेबल होते हैं फॉर द परचेस फॉर 10 डेज ईच इन जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर में। कितने टाइम तक ये वैलिड रहते हैं? लाइफ स्पैन क्या है? ये रिडीमेबल होते हैं इन द डेजिग्नेटेड अकाउंट ऑफ रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी विद इन 15 डेज सिंस इश्योरेंस, मतलब 15 दिन के भीतर जब से इश्यू हुए तब से आप पॉलिटिकल पार्टी को दे दीजिए और वो वहां अपने रजिस्टर्ड अकाउंट में जो है उसको रिडीम कर लेंगे। अच्छा, तो अब आप कहेंगे मैम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को क्या दे सकते हैं? तो क्या एलिजिबिलिटी है डोनेशंस पाने की इलेक्टोरल बॉन्ड्स के माध्यम से? देखिए पॉलिटिकल पार्टीज जिन्होंने कम से कम 1% वोट तो सिक्योर करे हों लास्ट लोकसभा या स्टेट असेंबली इलेक्शंस में और रजिस्टर्ड हो अंडर द सेक्शन 29A ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 के तहत। इसे कब अनाउंस करा गया? इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को दोस्तों अनाउंस किया गया था यूनियन बजट 2017-18 में। इसके दूसरे फीचर्स क्या हैं? यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है कितने भी बॉन्ड्स आप खरीद सकता है एक इंडिविजुअल या कंपनी, और एसबीआई डिपॉजिट करता है जो बॉन्ड को दैट अ पॉलिटिकल पार्टी हैजंट एनकैश्ड विद इन 15 डेज इनटू द प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड। तो ये मतलब आप समझ रहे हैं ना, ये एसबीआई डाल देगा इन बॉन्ड्स को। अगर पॉलिटिकल पार्टी जो है इसको 15 दिनों के भीतर नहीं ले रही है तो ये प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में चला जाएगा पैसा। आइए जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में। तो अब आपकी नजरें यहाँ स्क्रीन से हटनी नहीं चाहिए। सबसे पहला टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन दैट इज ईवीएम के बारे में। दोस्तों सिटीजन्स कमीशन ऑन इलेक्शंस रिपोर्ट ऑन ईवीएम एंड वीवीपैट ये रिलीज हुई। तो कुछ बातें जानते हैं हम सबसे पहले ईवीएम के बारे में। देखिए दोस्तों ईवीएम एक माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड पोर्टेबल इंस्ट्रूमेंट है जिसे डिजाइन करा गया है ताकि जो इलेक्शन का प्रोसीजर है उसे थोड़ा मॉडर्न बनाया जा सके। इसके अंदर 2 यूनिट्स होती हैं, एक होती है कंट्रोल यूनिट और दूसरी होती है बैलेटिंग यूनिट, और इन दोनों यूनिट को एक साथ ज्वाइन किया जाता है केबल के माध्यम से। इसमें किसी इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं होती और एक ऑर्डिनरी बैटरी पे प्रॉपर रन करती है। इसका यूज परूर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी ऑफ केरला में पहली बार हुआ था 1982 में। 1988 में एक नया सेक्शन 61A को इंसर्ट किया गया
रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के अंदर, और इससे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को पावर मिली कि वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन दैट इज ईवीएम को यूज कर सकती हैं। ईवीएम को यूज करा गया ईसीआई के द्वारा, कैन रिकॉर्ड अ मैक्सिमम ऑफ, जो ईवीएम यूज करती है ना ईसीआई, इसमें मैक्सिमम 2000 वोटों को रिकॉर्ड किया जा सकता है। ईवीएम्स कैन केटर टू अ मैक्सिमम ऑफ 64 कैंडिडेट्स, जिसमें आपका नोटा भी इंक्लूडेड होता है। यहाँ पे प्रोविजन भी है इनके लिए फॉर 16 कैंडिडेट इन 1 बैलेट यूनिट। जो नेम्स का अरेंजमेंट है कैंडिडेट्स के बैलेट पेपर में, ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होता है। मतलब फर्स्ट कैंडिडेट्स फ्रॉम नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज फिगर, एंड उसके बाद जो है वो स्टेट पार्टीज के आते हैं। तो अब कुछ बातें हम जानेंगे वोटर वेरिफिएबल पेपर के, ये जो आपका वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रायल है, दैट इज वीवीपैट। तो वीवीपैट एक दूसरा इंडिपेंडेंट मशीन है जो ईवीएम के साथ अटैच होती है, जो यहाँ पे हेल्प करती है वोटर को अपने वोट को वेरीफाई करने में। एक बार जब वोटर वोट को कास्ट करता है तो एक स्लिप प्रिंट होती है जिसके अंदर सीरियल नंबर लिखा होता है, नेम लिखा होता है, सिंबल लिखा होता है कैंडिडेट का, और ये उसे दिखेगी थ्रू अ विंडो फॉर 7 सेकेंड, 7 सेकेंड के लिए ये वोटर को दिखेगी। पोस्ट दिस, इसके बाद जो प्रिंटेड स्लिप है वो ऑटोमेटिकली एक सील्ड ड्रॉप बॉक्स में गिर जाएगी वीवीपैट के। तो मतलब वेरिफिकेशन हो जाएगा कि हाँ हमने जिसको वोट दिया सही किया। अच्छा, अब बात करते हैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में। देखिए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट ये कुछ सेट ऑफ गाइडलाइंस हैं जिन्हें इलेक्शन कमीशन के द्वारा इशू किया गया है टू रेगुलेट पॉलिटिकल पार्टीज एंड कैंडिडेट्स प्रायर टू इलेक्शंस, ताकि फ्री और फेयर इलेक्शंस हो सकें। इसके अंदर अगर कहें तो इट हैज बीन इवॉल्व विद द कंसेंसस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। देखिए सब पॉलिटिकल पार्टीज के प्रॉपर अग्रीमेंट के साथ साथ चलते चलते निकल के आया है। इन सब ने कंसेंट किया कि हम एक साथ जो है यहाँ पे जो प्रिंसिपल्स इसमें लिखे हैं इस कोड के अंदर, उन सब पे हम मानेंगे। एंड इन सब से माध्यम से ये इन सब पे बाइंड भी करता है टू रिस्पेक्ट एंड ऑब्जर्व इट इन इट्स लेटर एंड स्पिरिट। तो सबने एक साथ माना, ठीक है, सब अग्री हुए सारे पॉलिटिकल पार्टीज। अच्छा, तो दिस इज इन कीपिंग विद आर्टिकल 324 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो इलेक्शन कमीशन को यहाँ पे देता है पावर कि आप सुपरवाइज कर सकते हो इलेक्शंस को टू द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। एमसीसी ये ऑपरेशनल है फ्रॉम द डेट दैट इलेक्शन शेड्यूल इज अनाउंस टिल द डेट, जो तब तक रिजल्ट नहीं अनाउंस हो जाते। जो फॉर्म है एमसीसी का वो पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था स्टेट असेंबली इलेक्शंस में केरला के अंदर 1960 में। इलेक्शन कमीशन ने इशू करा कोड फॉर द फर्स्ट टाइम 1971 में, मतलब अपने 5th इलेक्शन में, और इसे रिवाइज करा टाइम टू टाइम करती रहती है। खैर ये कोई इन्फोर्सेबल नहीं है लॉ के माध्यम से, ठीक है, एमसीसी इज नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। हालांकि कुछ प्रोविजन जो एमसीसी की हैं वो इन्फोर्स करी जाती हैं थ्रू इन्वोकिंग करस्पॉन्डिंग प्रोविजंस इन अदर स्टैट्यूट्स, जैसे कि इंडियन पीनल कोड हो गया 1860 का, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर हो गया 1973 का, और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट हो गया 1951 का। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कैंपेनर स्टेटस के बारे में, स्टार कैंपेनर स्टेटस के बारे में, ठीक है। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया इलेक्शन कमीशन के ऑर्डर पे ऑफ रिवोकिंग द स्टार कैंपेनर स्टेटस ऑफ अ पर्सन जो रिसेंटली कंक्लूडेड मध्य प्रदेश स्टेट असेंबली इलेक्शंस में। तो ये क्या है? ये ऐसा स्टेटस है जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज कंसिस्ट करती हैं इलेक्शन जो भी पॉलिटिकल पार्टी कंसिस्ट कर रही हो इलेक्शन को, तो गिव टू सर्टेन बिग नेम्स, ठीक है। अब इसमें क्या होता है मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बताती हूँ। ये ऐसे स्टेटस है जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज जो इलेक्शंस लड़ रही होती हैं वो कुछ बड़े बड़े नाम को देती हैं, है ना, जिनको पार्टी को ऐसा फील होता है कि ये बड़े बड़े नाम ज्यादा वोटिंग मतलब लेकर आएंगे इन द पोल्स देन अदर्स, मतलब कहते हैं स्टार कैंपेनर। यहाँ पे कोई लॉ नहीं है जो गवर्न करता हो कि भाई कौन आखिरकार स्टार कैंपेनर बनेगा और कौन नहीं बनेगा। एक रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी के पास कुछ 40 स्टार कैंपेनर्स हो सकते हैं
और अनरिकॉग्नाइज हो मगर रजिस्टर्ड होनी चाहिए। तो ऐसी पॉलिटिकल पार्टी के पास 20 हो सकते हैं। रिवाइज गाइडलाइन के हिसाब से पैंडेमिक की वजह से मैक्सिमम लिमिट जो नंबर ऑफ स्टार कैंपेनर्स की है रिकॉग्नाइज नेशनल या स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज के लिए वो 30 हो जाएगी 40 की जगह, और अनरिकॉग्नाइज रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज ये 15 हो जाएगी 20 की जगह ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ पैंडेमिक। जो लिस्ट है स्टार कैंपेनर्स की हैज टू बी कम्युनिकेटेड टू द चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर एंड इलेक्शन कमीशन। एक हफ्ते के भीतर इन्हें देना होगा ये पूरी लिस्ट को फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिफिकेशन ऑफ एन इलेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक हमारा डिलिमिटेशन कमीशन के बारे में है। दोस्तों डिलिमिटेशन कमीशन को बनाया गया था टू रीड्रॉ लोक सभा एंड असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर एंड नागालैंड के लिए। अच्छा, कुछ बातें हम पहले डिलिमिटेशन के बारे में जानते हैं। देखिए डिलिमिटेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें बाउंड्रीज को फिक्स करा जाता है टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज की देश के अंदर या स्टेट के अंदर हैविंग लेजिस्लेटिव बॉडी। डिलिमिटेशन इज असाइन टू किसे दिया जाता है, ये हाई पावर बॉडी को, जिसे डिलिमिटेशन कमीशन बोलते हैं या बाउंड्री कमीशन बोलते हैं। हमारा आर्टिकल नंबर 82 जो है पार्लियामेंट का, ये मतलब हमारा जो आर्टिकल नंबर 82 है संविधान का, उसके अंदर पार्लियामेंट इनैक्ट करता है डिलिमिटेशन एक्ट को आफ्टर एवरी सेंसस एस्टैब्लिशिंग अ डिलिमिटेशन कमीशन। अंडर आर्टिकल नंबर 170 स्टेट्स को डिवाइड करा जाता है टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में। डिलिमिटेशन कमीशन को 4 बार बनाया गया है, 1952 में, 63 में, 73 में और 2002 में। इसे अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा और इनके ऑर्डर्स जो है वो इनमें होता है फोर्स ऑफ लॉ एंड ये आप किसी भी कोर्ट के सामने चैलेंज नहीं कर सकते। कॉम्पोजिशन की बात करें, 3 मेंबर्स होते हैं हर एक रिस्पेक्टिव स्टेट या यूनियन टेरिटरी से। पहला एक सर्विंग या रिटायर्ड जज हो गए सुप्रीम कोर्ट के, वो होंगे चेयरपर्सन। चीफ इलेक्शन कमिश्नर या फिर इलेक्शन कमिश्नर जो कि नॉमिनेट करे हों चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और इलेक्शन जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर होते हैं ऑफ कंसर्न स्टेट या यूटी। अच्छा, अब कुछ बातें हम यहाँ पे जानते हैं सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के बारे में। देखिए प्रोजेक्ट के अंदर है कि हम एक नया ट्रायंगुलर पार्लियामेंट की बिल्डिंग बनाएंगे, इसमें एक कॉमन सेक्रेटेरिएट होगा फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसेस, इसके साथ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस होगा, रेसिडेंस होगा, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप बिल्डिंग और वाइस प्रेसिडेंट इनक्लेव होगा। क्या जरूरत आ पड़ी भाई इस प्रोजेक्ट की? देखिए पॉपुलेशन के बढ़ने की वजह से ऑलमोस्ट 4 गुना बढ़ गई है इंडिपेंडेंस के बाद। यहाँ पे जरूरत है कि लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसीज की सीट भी बढ़ाई जाए थ्रू डिलिमिटेशन। और अभी का जो पार्लियामेंट है इसमें इतनी इनफ सीट्स नहीं है एमपीज के लिए, दोनों ही हाउसेस के। नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पे फ्लोटिंग कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में। जस्ट अ सेकेंड। ओके, देखिए कश्मीरी पंडित ऑर्गेनाइजेशन ने प्रपोज किया है फ्लोटिंग कॉन्स्टिट्यूएंसीज को विच वुड रिजर्व फॉर कंटेस्टिंग एंड वोटिंग ओनली फॉर कश्मीरी पंडित माइग्रेंट्स जो कि जम्मू एंड कश्मीर के हैं ऑन सिमिलर लाइंस जैसे कि सिक्किम में होता है। द ओनली फ्लोटिंग कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ इंडिया संघा मॉडल फॉर लामा संघास इन सिक्किम is backed in the Constitution of India under Article number 371 Part F। ये एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है बिना किसी जियोग्राफिकल बाउंड्रीज के and one for which only Buddhist monk registered within 51 monasteries within the state ये सारे कॉन्टेक्स्ट कर सकते हैं और वोट कर सकते हैं। आखिरी हमारा जो टॉपिक है वो है वन नेशन वन लेजिस्लेटिव पोर्टल के बारे में। देखिए while commemorating the सेंटिनियल ईयर ऑफ ऑल इंडिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस, प्रधानमंत्री ने अनाउंस करा कुछ मेजर्स जो लिए जाएंगे हमारी डेमोक्रेसी को और मजबूत बनाने के लिए। वन नेशन वन लेजिस्लेटिव पोर्टल ये टेक्नोलॉजिकल बूस्ट देगा पार्लियामेंट्री सिस्टम में विच वुड ऑल्सो कनेक्ट ऑल स्टेट असेंबलीज इन द कंट्री। ऑल इंडिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस ये एक एपेक्स बॉडी है ऑफ द लेजिस्लेटर्स इन इंडिया जिसे 1921 में फाउंड किया गया था। हिस्टोरिक रेजोल्यूशंस जैसे कि विमेन्स राइट टू वोट और
आपका राइट टू वोट हो गया इन 1925, ये पास किया गया था इस कॉन्फ्रेंस के अंदर। तो यहाँ पे हमने सारी बातें कर ली इलेक्शन से रिलेटेड। नेक्स्ट हम इंपॉर्टेंट लेजिस्लेचर बिल्स के बारे में जानेंगे, इंपॉर्टेंट लॉज और बिल्स के बारे में। टिल देन, इफ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. Don't forget to follow me on other platforms as well. All the links are in description box. You can watch all these videos on Facebook also. Just follow me by the name of Sirf IS, and all the links are in description box. Of course, you can also join my membership and support me in my work. Thank you so much for watching. मिलते हैं next video में. जय हिंद, जय भारत.